हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा वाणी महाकुंभ कुछ दिनों से हमारी पॉज हो गई थी, उसको कंटिन्यू करेंगे। परीक्षा वाणी महाकुंभ में हमने देखा अध्याय 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि जो उत्तराखंड की जनजातियाँ थी, इतना हमने टॉपिक क्लियर कर दिया था। आज का जो टॉपिक होगा, ये परीक्षा वाणी जो पुस्तक है उसका अध्याय 13 है और हमारी परीक्षा वाणी महाकुंभ सीरीज का भाग 36 है। इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड का परिवहन तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि देखिए आप सभी को पता होना चाहिए उत्तराखंड परीक्षा वाले की जो पुस्तक है उसमें हमारे जो नेशनल हाईवे वाली लिस्ट दी गई है वो पुरानी है। तो आज हम इसको अपडेट करेंगे। जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो नए हो चुके हैं अब, ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 31 को आपका कनिष्ठ सहायक वाला या इंटरमीडिएट स्तर का, इस एग्ज़ाम को देने के बाद जो नए एस्पिरेंट है वो समझ गए होंगे कि उन्होंने किस तरह से अब आगामी परीक्षा की तैयारी करनी है। और पुराने एस्पिरेंट को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे यूके ट्रिपल एस ने एक बहुत बड़ा झटका दिया कि अब केवल आपके जो परीक्षा वाली पुस्तक है उसको याद करने से या आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उनको याद करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको फैक्ट भी याद रखना है और स्टैटिक जो पोर्शन है उसको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो तब जाके आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। आपने देखा होगा उत्तराखंड जीके की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड जीके में इस बार आयोग ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से बहुत से क्वेश्चन पिक किए थे। और ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अजय सिंह रावत जी की पुस्तक में, मेहरबान गुसाई जी की पुस्तक में और अन्य जो भी पुस्तक हैं हमारी, वहाँ से रैंडमली क्वेश्चन को उठाया गया था। यानी कि किताब में जो लाइन दी होती है उस लाइन को वैसा ही पिक कर लिया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चनों को भी डाला गया जिससे कि अभ्यर्थियों में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो और नेक्स्ट एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ और बेतहासा वो इधर उधर भागे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आयोग की इस स्ट्रेटेजी को समझना है आपने, आयोग चाह क्या रहा है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि कुछ नए क्वेश्चन इस बुक से आए तो आदमी उसी बुक को पूरा पढ़ने लगता है और पुराने जो भी हमारे रेयर कंटेंट या मटेरियल है उसको भूल जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस लिहाज से अभी तक पढ़ रहे थे आप, जिस रिदम में थे और जिन मटेरियल या जिन जिस कंटेंट को आप फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करना है, ठीक है। आगामी जो परीक्षा होगी आपकी ग्रेजुएट लेवल की, देखिए अभी काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि जो वीडियो वीपीडियो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है ये कब तक होगा। तो देखिए अभी तो इसकी प्रस्तावित तिथि दी थी आयोग ने, दिसंबर फर्स्ट वीक या थर्ड वीक में पेपर होना है। और बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि अगर देखिए राज्य में आचार संहिता लग गई तो पेपर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो आपके प्रीवियस भरे हुए फॉर्म हैं उनका पेपर होता है, लेकिन आचार संहिता के दौरान आपकी नई विज्ञप्ति नहीं आती, नई चीज़ें नहीं होती। लेकिन पुराने जो फॉर्म भरे गए उनके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उस पर कोई संशय नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो इसमें, ओके। और जितना आपका फ्लो बना था 31 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के लिए, उससे दुगना यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल अपना बढ़ाना है। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और उससे ज़्यादा मेहनत के साथ आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तब जाके आपका वीडियो वीपीडियो में निश्चित ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा बनाया था आयोग ने, देखा जाए मॉडरेट लेवल का पेपर था। हालांकि मैं बोल सकता कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जिनका बिल्कुल लेना देना नहीं था सिलेबस से, जितना अभ्यर्थी तैयारी करता है। लेकिन वही तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें आपका जो ईक्यू होता है, एजुकेशन जो आपका बोल सकते हैं ना क्वेश्चन होता है, उसी के साथ साथ आईक्यू और ईक्यू दोनों का मिक्सचर है वो। तो वहाँ पे आदमी बाजी मार जाता है। दोनों का जो ऊपर लेवल का होगा ये लेवल, तो वही वहाँ पे क्या करेगा, क्वेश्चन को सही करेगा। तो यही तो जज करना चाहता है कोई भी आयोग हो, वो हमारा यूके ट्रिपल एस या यूके पी सी एस या इवन यूपीएससी बड़े लेवल पे बोलूँ, वो लोग वही कैंडिडेट चाहते हैं जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी सोचने की क्षमता तीव्र हो, जो जल्दी डिसीजन ले सके। बहुत सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो, ठीक है। चलिए सेशन लंबा हो गया, तो जिन लोगों का पेपर खराब हुआ वो बिल्कुल भी निराश ना हो। जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे चल रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। बाकी हमारे जो मॉडल पेपर हैं जल्दी ही लॉन्च करने की कोशिश रहेगी वीडियो वीडियो एग्जाम के लिए। 20 या 25 का मैं सेट आपको फिर से दूंगा, 50 प्रैक्टिस सेट की तरह ही। तो आज हम परीक्षा वाली महाकुंभ में बात करने वाले हैं उत्तराखंड का परिवहन तंत्र। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में हमेशा बोलता हूँ आपको, एक देखिए उत्तराखंड राज्य जो हमारा है ये बहुत ही बोल सकते हैं विषम भौगोलिक संरचना वाला है। कहीं पर हमारे पहाड़ हैं, कहीं पर हमारे मैदान हैं, ठीक है, कहीं पर गहरी गहरी घाटियाँ हैं, कहीं पर नदी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। तो उत्तराखंड राज्य में अगर परिवहन तंत्र की बात करते हैं तो सड़क परिवहन उत्तराखंड राज्य का प्रमुख यहाँ पर परिवहन तंत्र है। यानी कि सड़कों के बिना उत्तराखंड का डेवलपमेंट बिल्कुल हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो हमारा टाइटल ही दिया गया ना इस
परिवहन तंत्र वाले टॉपिक में कि जो भूमिका शरीर में धमनियों की होती है वही भूमिका किसी भी देश या राज्य में परिवहन साधनों का होता है। यानी कि परिवहन तंत्र डेवलपमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है एक हिसाब से। और कठिन भौतिक संरचना के कारण आपको पता ही है उत्तराखंड राज्य में परिवहन के साधनों का उतना विकास नहीं हुआ है। सड़क मार्गों को तो अब जोड़ा गया है, बहुत सी योजनाएं आ गई हैं, जैसे कि हमारी ऑल वेदर रोड जो चली थी, चार धाम महामार्ग योजना, उसका भी हमने देखा जो 2 दिन की बारिश हुई उत्तराखंड राज्य में तो उसका कितना हमको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा, कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई, कितने लोग काल कलवित हो गए, कितनी सड़कें हमारी ख़राब हो गई। यानी कि हमारे विषम भौगोलिक संरचना के कारण जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जाल है उतनी अच्छी तरह यहाँ पे विस्तार नहीं हो पाया। और रेलवे लाइन की बात करते हो तो रेलवे लाइन तो हमारी नाम मात्र के हैं, वो भी केवल तराई के कुछ क्षेत्रों तक है। पहली रेल लाइन जो हमारी जा रही है अभी पर्वतीय क्षेत्र में वो हमारी होगी कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग योजना। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी जब ये तैयार हो जाएगी कि उसके बाद इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। हालांकि मिलेगा क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा, इससे बहुत चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखिए परिवहन तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के परिवहन तंत्र को हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा सड़क तंत्र आ जाएगा इसमें, उसके बाद हमारा देखिए रेल परिवहन आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा रेल पथ है और साथ ही हवाई सेवा और जलमार्ग भी है। ठीक है, जलमार्ग तो बिल्कुल ही विकसित नहीं है, फिर भी हम उसको लेते हैं उत्तराखंड में। वैसे मुख्यतः 3 जो हमारे परिवहन तंत्र हैं उन पर ही आधारित है पूरा। पहला सड़क मार्ग हो गया, दूसरा रेल मार्ग हो गया, तीसरा हमारा हवाई मार्ग हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, हवाई मार्ग में भी अभी बहुत से हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने, लाइक पवन हंस की जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, इसके साथ साथ जो हमारी हेरिटेज की छोटी विमान वाली सर्विस है, ये अभी चल रहे हैं। लेकिन चुनावी एजेंडे तक ही ये सीमित रह जाते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्य के परिवहन तंत्र के हिसाब से हम देखें तो ये एक चिंतनीय विषय है। तो सबसे पहले हम सड़क तंत्र की बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो जटिल भौतिक संरचना के कारण 40% भूभाग पर अभी सड़कों का विकास न हो पाने के कारण राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत 85% से अधिक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जब भी हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में तो परिवहन तंत्र में सड़कों का जो योगदान है वो 85% है। यानी कि टोटल परिवहन तंत्र में 85% जो भार है वो वहन किया है सड़कों ने। ठीक है, अगर ये सड़कें नहीं होती तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही शून्य हो सकता था राज्य में। क्योंकि देखिए अगर देखिए आज हरसिल हम बोलते हैं कि उत्तरकाशी का बहुत फेमस है सेब बागानों के लिए, लेकिन अगर हरसिल तक रोड नहीं हो पाएगी तो क्या हरसिल का सेब हमारी देहरादून या हल्द्वानी की मंडियों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन धमनियों की तरह है शरीर में। अगर देखिए रक्त प्रवाह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह सकते। वैसे ही ट्रांसपोर्ट भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सड़क मार्ग की बात करते हैं तो राज्य में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या और लंबाई ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमको इतने आंकड़े तो याद करने नहीं है कि राज्य सरकार के जो आंकड़े थे मार्च 2018 के अनुसार जो सभी विभागों के अधीन सड़कों की लंबाई थी इतनी थी, यानी कि आपकी 46,041.82 किलोमीटर थी। इसमें से 34,425.78 किलोमीटर ने बनाई थी, जबकि 4,094.81 किलोमीटर स्थानीय निकायों के अधीन थी। स्थानीय निकाय मतलब प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारी 7,504.967 किलोमीटर जो सड़क है वो BRO के अंतर्गत है। ठीक है, BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम बात करते देखिए प्रदेश गठन के समय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 9 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 20 हो गई है। तो देखिए अभी हमारे जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, वो चेंज हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो देखिए हमारे पुरानी टेबल है ये आपकी परीक्षा वाले में दी गई है। ठीक है, लेकिन ये सभी नेशनल हाईवेज के जो नेम हैं वो चेंज हो चुके हैं, इनको आपने देखना आवश्यक है अभी। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करते हैं। देखिए देखिए महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हिमालयन हाईवे से त्यूनी देहरादून से लोहाघाट को जोड़ने वाली सड़क 659 किलोमीटर लंबी 2005 से निर्माणाधीन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। चार धामों को जोड़ने वाली 889 किलोमीटर सड़क को दिसंबर 2016 से 2 लेन का बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चार धाम महामार्ग जो योजना थी ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड का जो टोटल बजट है वो है 12,000 करोड़ रुपये का। ठीक है, कितना है? 12,000 करोड़ रुपये का। बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी। तो ऑल वेदर रोड हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। ठीक है, तो इसमें बहुत सी हमारे काम करें, इसमें NHRI भी है, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी होती है इंडिया, NHAI माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा BRO भी इसमें संलग्न है, PWD भी इसमें संलग्न है। तो बहुत से निकाय इन सड़कों को बना रहे हैं।
अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख राजमार्ग हैं, उनको आप देख लीजिए। सबसे लंबा कौन सा है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये पुरानी टेबल है, इसको आपने नहीं देखना है। अब नई टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ठीक है। जो हमारी PWD की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारी नई हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो ये है नई टेबल नेशनल हाईवेज़ की, नेशनल हाईवेज़ इन उत्तराखंड। तो देखिए जो सबसे पहले हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे था 58 वाला, जो कि बद्रीनाथ को, दिल्ली और बद्रीनाथ को जोड़ता था। अब ये हाईवे को कन्वर्ट कर दिया गया है 4 अलग अलग हाईवेज़ में। देखिए 4 अलग अलग कौन से हैं, तो 4 अलग अलग हैं। आप थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिएगा। नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 33 और नेशनल हाईवे 4। ये अलग अलग 4 नेशनल हाईवेज़ हैं और अलग अलग ये दूरी पर आपका विभाजित किए गए। जैसे कि नेशनल हाईवे हमारा जो 34 है, ये नेपाली फार्म से रुद्रप्रयाग तक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 58 को जो डिवाइड किया गया है 4 नए नेशनल हाईवेज़ में, इसमें आप देख सकते हैं इनकी टोटल लेंथ 380 है, लेकिन ये कंप्लीट लेंथ नहीं है। हर किसी नेशनल हाईवे की अलग अलग लेंथ है। जैसे कि पहला नेशनल हाईवे 34 है, तो इसकी लेंथ 149 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी टोटल लेंथ, जिसको बनाया है अंडर PWD उत्तराखंड, यानी कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा देखिए हमारी नारसन टू नेपाली फार्म अंडर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बनाया ये। तो ये अलग अलग है। तो यानी कि अब हमारा उत्तराखंड का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, ये कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा अंतिम जो हमारा टेबल में हाईवे है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 21 हो चुके हैं, अभी मैंने 20 बताया, 20 नहीं 21 हो चुकी है हमारी नेशनल हाईवेज की संख्या, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए तो नेशनल हाईवे जो हमारा 707A है, 707A, ये हमारे उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि त्यूनी, चकराता, मसूरी, चंबा और न्यू टिहरी से मलेथा तक जाता है। यानी कि त्यूनी से मलेथा तक जाता है ये, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है भाई 310 किलोमीटर इंडिविजुअल, ये पूरा एक मार्ग है, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए अब इसको उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हम रखेंगे 707A को, ठीक है। इसके अलावा अन्य नेशनल हाईवेज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए नेशनल हाईवे जो 7 है, तो नेशनल हाईवे NH7 जो हमारा है, ये ओल्ड NH72 था। तो नेशनल हाईवे 7 हमारा अम्बाला से कहाँ तक है, हमारा ऋषिकेश तक, ठीक है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 307, तो ये हमारा छुटमलपुर से देहरादून तक। और नेशनल हाईवे 307 हमारे राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। देखिए इससे पहले 72A था हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे, बट अब उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं तो वह है NH307, जो कि छुटमलपुर से देहरादून तक है। मात्र 7.45 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 344 रुड़की से पंचकुला तक है। नेशनल हाईवे यहाँ पे आप देख सकते हैं 734, 34, 9, 309 और 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन एरियाज़ को जोड़ता है, हरिद्वार, नजीबाबाद, अफजलगढ़, काशीपुर, पीलीभीत, बरेली। ओके, इनको ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है। मेनली आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा NH है वो कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। कुछ बॉर्डर एरियाज़ के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गंगोत्री अब किस हाईवे में आ गया। देखिए धरासू से गंगोत्री वाला जो हमारा हाईवे है वो आप देख सकते हैं, वो नेशनल हाईवे 34 हो गया अब। ऐसे ही हमारा देखिए ऋषिकेश से अगर हमने यमुनोत्री जाना है, तो यमुनोत्री जाने के लिए नेशनल हाईवे 134 हो गया आपका, ठीक है। रामपुर से नैनीताल को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो ये 109 जोड़ता है, 109। ऐसे ही नेशनल हाईवे 507 है, 534 है। देखिए ये लिस्ट में PDF जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। टेलीग्राम चैनल हमारा आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होती है उस पर सर्च कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट, ओपन चैनल हमारा, सीधे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए नेशनल हाईवे जो कि हमारा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा में यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 9 हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारा सितारगंज से लेकर पिथौरागढ़ तक है। और ऐसे ही हमारे देखिए नेशनल हाईवे 707 है, जो कि हिमाचल प्रदेश से लेकर हमारा हाटकोटी तक है उत्तराखंड, ठीक है, ट्यूनी वगैरह सबको जोड़ता है। इसके अलावा देखिए हमारा जो महत्वपूर्ण है अगला, ये हो जाएगा हमारा, देखिए नेशनल हाईवे 9 जो कि पिथौरागढ़ से अस्कोट को जोड़ता है। अस्कोट रियासत आपने पढ़ी होगी पाल वंश जहाँ पे थी। नेशनल हाईवे 309 भी जोड़ता है हमारा अल्मोड़ा से पनार, पनार एक नदी है, आप सभी को पता है। और ऐसे ही है देखिए हमारा गोपेश्वर, ऊखीमठ और जो हमारा बारामवरी है, ठीक है, ये हमारा जोड़ता है 107A, ठीक है। तो इनको आप देख लेना ध्यान से। मेनली मैं बोल रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन वहीं से बनेगा कि जैसे कि हमारा बद्रीनाथ अब किस हाईवे में आ जाएगा। तो बद्रीनाथ हमारा देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा हाईवे रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा रुद्रप्रयाग से चमोली तक है, 100 किलोमीटर लेंथ का,
अंडर NHIDCL, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल हाईवे 4, ठीक है, 4 वाला यहाँ पे। ऐसे ही हमारा देखिए अगला पॉइंट मैंने आपको बताया गंगोत्री। गंगोत्री अब किस नेशनल हाईवे में क्वेश्चन बनेगा, तो ये नेशनल हाईवे 34 में, 34 में। ऐसे यमुनोत्री हमारा किस नेशनल हाईवे में है, तो यमुनोत्री हमारा 134 नेशनल हाईवे। ऐसे हमारा केदारनाथ, केदारनाथ कौन से हाईवे में पड़ेगा, पहले 109 था, अभी 107 हो गया। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड वाला नेशनल हाईवे 107 है, ठीक है। तो ये आपने कुछ याद करने पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है 107। ओके, बाकी ये PDF लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद सड़क परिवहन से जुड़े अन्य तथ्यों की मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तराखंड में हमारा निजी संगठन भी है और इसके साथ साथ हमारा स्वायत्त संगठन भी है। गवर्नमेंट से कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, निगम जो है हमारा, जिसमें हमारा पहला नाम आता है UTC का, ठीक है। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पे कंप्लीट करता है UTC, यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तराखंड परिवहन निगम, जो कि बस चलती है, आपने देखा होगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, वो 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2003। देखिए उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखिए हमारा उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना होती है 30 अक्टूबर 2003। तो क्या उससे पहले उत्तराखंड के भूभाग में हमारी रोडवेज की बसें नहीं चलती होंगी, चलती थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की चलती थी। लेकिन उससे पूर्व ही उत्तराखंड में जो निजी क्षेत्र का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उनमें पहला नाम आता है हमारा केमू का, ठीक है। केमू की गाड़ी आ गई, आज भी सुना होगा आपने पर्वतीय अंचलों में जब जाते हैं, और बहुत से हमारे सॉन्ग्स हैं कुमाऊनी गढ़वाली, जहाँ पे हमको केमू और जीमू की गाड़ियों को देखने को मिलता है। तो केमू का मतलब होता है कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन। तो ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र की एक निजी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में काठगोदाम में, ठीक है। 1939 में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? काठगोदाम हल्द्वानी में। और ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में हमारा जीमू की स्थापना हुई इसी तर्ज पे, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन। और जीमू की स्थापना कब होती है? 1941 में, और ये कोटद्वार पौड़ी में हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था वो निजी क्षेत्र में किसके हाथ में था? हमारा जीमू के हाथ में, और कुमाऊं में केमू के हाथ में। इसके अलावा भी बहुत से आप देखते होंगे, बहुत सी प्राइवेट टैक्सियाँ हैं, कार वगैरह में भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उत्तराखंड में चलता है, ठीक है। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, केमू की स्थापना कब हुई, और इसके साथ साथ जो केमू का कार्यालय है कहाँ कहाँ स्थित है, तो रामनगर और टनकपुर में भी इनका कार्यालय है। ऐसे ही गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की अगर मैं बात करूँ तो स्थापना पौड़ी कोटद्वार में हुई थी, कोटद्वार पौड़ी में, और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश में भी है। इसी तर्ज पे देखिए जो जीमू है, जीमू के काम को आगे बढ़ाने के लिए गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना होती है 1958 में। कहाँ पे? रामनगर में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को याद रखना है। तो यहाँ पे सड़क परिवहन से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में रेल परिवहन। तो रेल पथ को अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही विषम है, जटिल है, आपने देखा होगा। पर्वतीय भाग अधिकांश है, तराई का जो क्षेत्र है, मैदानी भूभाग है, बहुत कम है। तो रेल लाइन बिछाने के लिए आपको पता है बहुत यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता है, या टेक्नोलॉजी आपको चाइना जापान जैसी चाहिए, तब जाके आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माणा गांव तक भी ट्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है। बट ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, इसको धरातल पे उतारना कठिन होता है। आप सभी को पता है उत्तराखंड राज्य में जो पहली पर्वतीय क्षेत्र को टच करने वाली रेल लाइन बन रही है वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बन रहा है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, ठीक है, जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बन जाएगा। ऐसे ही टनकपुर बागेश्वर जो परियोजना है बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है, हालांकि सर्वे की मंजूरी और जो आवंटित धनराशि थी वो आ चुकी है। अब जल्दी हो सकता है कि इस पर आपका काम देखने को मिल जाए, हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को भी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जिस वजह से उत्तराखंड में रेल पथों का उतना विकास नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स ने जितना यहाँ पर रेल पथ का विकास किया था लगभग उसी ढर्रे पर रह गए हम लोग, उससे आगे विकास बहुत कम हुआ, ठीक है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज वगैरह डलहौजी वगैरह में ट्रेन आती है छोटी, ठीक है। तो वो छोटी जो ट्रेन है वो भी अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ नहीं होते तो दार्जिलिंग वगैरह डलहौजी वगैरह में ट्रेन देखने को नहीं मिलती। एक हिसाब से अंग्रेज़ों ने डेवलपमेंट किया, शोषण भी किया हमारी कंट्री का, बट डेवलपमेंट के लिए भी अग्रसर थे वो लोग, क्योंकि बोल सकते हैं ना अभाव में जीना नहीं आता था उनको पूरी फैसिलिटी चाहिए थी अपने लिए, तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो कुछ रीज़न होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में देखिए 283.76 किलोमीटर जो हमारी है वो हमारी
बड़ी लाइन की रेल लाइन देखने को मिलती है और 61.15 हमारी छोटी लाइन की हमको रेल पथ देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य के केवल 6 जनपदों में ही हमारी रेल लाइन है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। चंपावत में टनकपुर तक हो गई और नैनीताल में हमारा हल्द्वानी तक हो गई, काठगोदाम। ठीक है, उधमसिंह नगर में तो बहुत रेल भाग टच करता है। ऐसे बात करूँ मैं, पौड़ी में केवल कोटद्वार, देहरादून में भी हमारा देहरादून के कुछ हिस्से हैं और हरिद्वार में भी काफ़ी रेल पथ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करें, राज्य में कुल छोटे बड़े 41 रेलवे स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 41 रेलवे स्टेशन। ठीक है, और 6 जिलों में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जो या रेल पथ वाला जनपद है वो कौन सा है? तो हरिद्वार है। कभी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो रेलवे ट्रैक है उसकी लेंथ किस जनपद में है सबसे ज़्यादा? तो वो हरिद्वार में है। और सबसे कम रेलवे ट्रैक की जो लेंथ है वो हमारी पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं ये परीक्षा वाले में भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस वाले पूरे टॉपिक को जो हमारा दिया गया यहाँ पे कि कहाँ से कौन सी रेलवे लाइन जाती है। हम कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हम बात करें उत्तराखंड राज्य में जो सबसे पहली रेल आई वो कब आई? तो उत्तराखंड में सबसे पहली जो रेल आती है वो 1884 में आती है। वैसे तो हमारे बोला जाता है कि उत्तराखंड में जो सबसे पहली मालगाड़ी चलाई गई थी ना वो 1851 में चलाई गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1853 में जब बम्बई से थाने पहली रेल चली थी, उससे पूर्व ही उत्तराखंड की धरती में रुड़की से पिरान कलियर के बीच में हमारा एक मालवाहक रेल का डिब्बा चला था 1851 में, जब गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में रेल का आगमन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टि से हम देखें। ठीक है, मालवाहक ट्रेन जो हमारी ऑफिशियली आती है कागज में 1884, जो ट्रेन हमारी कहाँ पे पहुँचती है? काठगोदाम। ठीक है, काठगोदाम। तो काठगोदाम को या हल्द्वानी को रेलवे ट्रैक से जोड़ा गया था 1884 में। ठीक है, उसके बाद भी रेलवे का विकास होते रहा, जैसे कि लक्सर हरिद्वार देहरादून मार्ग बना था हमारा 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही सन 1900 में देहरादून को रेल मार्ग से जोड़ा जाता है। मतलब हमारी जो हरिद्वार से रेल लाइन जाती है वो देहरादून पहुँचते हैं 1900 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देहरादून में रेल कब पहुंची? सन 1900 में पहुंची। इसीलिए सन 2000 में देहरादून रेलवे स्टेशन ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए और इसी उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं, देखिए नजीबाबाद से कोटद्वार तक बड़ी लाइन की जो रेलवे ट्रैक आया वो कब आया था आपका? वो आया था आपका 1897 में। ठीक है, यहाँ पे 98 दिया है, गलत है, 1897 होगा इसका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार पौड़ी तक जो रेलवे लाइन आई थी वो 1897 में आई थी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए राज्य में बिछाई गई जो प्रथम रेल लाइन थी वो हमारी कौन सी थी? रामपुर के किच्छा उधमसिंह नगर से लालकुआं होते हुए काठगोदाम पहुँची जो रेल लाइन। ठीक है, 1884 से सेवारत है, तो इसको आपने याद रखना है। ऐसे ही हमारा अभी देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल पथ का काम शुरू हो चुका है, टनकपुर बागेश्वर का सर्वे काम भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित वर्ष हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बना है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लास्ट टाइम नजीबाबाद को कब कोटद्वार से जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसे लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 1896, याद रखेंगे इसको। देहरादून में पहली रेल कब पहुंची? तो 1900 में। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद हरिद्वार। ठीक है, बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं रेल परिवहन से जुड़े हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार पौड़ी बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है। टनकपुर में छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। ठीक है, मार्च 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देहरादून जो रेलवे स्टेशन है कौन से जोन में आता है? ये तो नॉर्थ रेलवे में आता है, एनआर में, इसका ध्यान रखेंगे। वर्ष 2000 के मॉडल स्टेशन में देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सितंबर 2003 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ISO का दर्जा मिला और यह दर्जा पाने वाला पहला स्टेशन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब ISO का मतलब क्या होता है? तो ISO का मतलब होता है हमारा भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडियन जो हमारा गुणवत्ता के लिए सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है ये। ठीक है, अगर बात करें ISO दूसरा, तो हमारा देहरादून में जो हमारी रेल चली उसके लिए भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया जाएगा 2004 में। ठीक है, नीचे दिया गया देखिए, देहरादून से देश के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों में से एक जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO से यहाँ पे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, या प्रमाणित किया गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए राज्य में कुछ हमारी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, ये उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, आपको देखना इतना आवश्यक है नहीं। कभी कभी करंट का कुछ क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कोई नई रेल लाइन शुरू हुई है, जैसे कि नई कोई एक्सप्रेस शुरू हो गई, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ऐसे संदर्भ में। ठीक है, बाकी याद करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की जो हवाई सेवा है। हवाई सेवा का भी हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य में उतना विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। कंटिन्यू अगर हम बात करें जहाँ से हमारा जो डिपार्चर वगैरह होता है, ठीक है, अराइवल डिपार्चर होता है, तो ऐसा एक ही उत्तराखंड में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, एयरपोर्ट, जो कि है जौलीग्रांट हवाई अड्डा है, ठीक है। तो जौलीग्रांट हवाई अड्डे से ही हमारे को नियमित फ़्लाइट्स देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकाल देता है कि फला जो हमारा एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, या एयर जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हवाई पट्टी होती है, ठीक है, रनवे की बात करें तो पंतनगर जो रनवे है, फूलबाग हवाई पट्टी भी इसको कहा जाता है, और ये स्थित है उधमसिंह नगर में, ठीक है, पंतनगर में। नैनी सैनी जो हमारा रनवे है इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में। ऐसे ही गौचर जो हमारा रनवे है, हवाई पट्टी है, ये चमोली जनपद में स्थित है। और चिन्याली सौंग जो हमारा हवाई पट्टी है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। बाकी देखिए हमारा जो है दोस्तों अभी सरकार के पे काफ़ी दबाव होने की वजह से हमारे नियमित कहीं कहीं पे हमको हेलीकॉप्टर सर्विस देखने को मिलती है। राज्य में 2-3 कंपनीज़ है जो हमारी प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें पवन हंस कंपनी हो गई और हेरिटेज वगैरह हो गई, ये हमको सर्विस मुहैया करवाते हैं। जैसे कि केदारनाथ यात्रा में भी आपने देखा होगा पवन हंस कंपनी के द्वारा सर्विस मुहैया करवाई जा रही थी, ठीक है। बाकी ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको याद रखना है कि केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 से पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम बार केदारनाथ यात्रा के लिए पवन हंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की, तो ये 16 मई 2003 को किया। अभी भी इनकी कंटिन्यू है ये सर्विस, ठीक है। आप अगर देहरादून विजिट करें तो देहरादून में आप जा सकते हैं, सहस्त्रधारा जो हमारा जो हेलीकॉप्टर का पोर्ट है वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका आजकल आपको नियमित उड़ानें देखने को मिलती हैं जब हमारा सीज़न चलता है यहाँ पे चार धाम यात्रा का, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे दोस्तों हरिद्वार में एक एविएशन अकादमी और हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए हमारा जो गोचर हवाई पट्टी है यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और राज्य में लगभग क्या है, अभी तक देखा जाए तो 27 स्थानों पर हेलीपैड बन चुके हैं, ठीक है। हेलीपैड मतलब जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। तो लगभग राज्य में, अभी मैं बात कर रहा हूँ 2020 तक की रिपोर्ट है, 2020 के आंकड़ों के अनुसार 27 हेलीपैड राज्य में बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया उत्तराखंड राज्य में जो हमारा परिवहन तंत्र है वो किस तरह काम करता है। मतलब मैं मेनली बोलूँ उत्तराखंड राज्य का जो परिवहन तंत्र है ये डिपेंडेबल है हमारे किस पे, हाईवेज़ पे, ठीक है। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं या सड़क परिवहन है उस पर आधारित ज़्यादा है ये, ठीक है। सड़कें नहीं होंगी तो हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र वंचित रह जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन से या किसी भी सुविधाओं से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी जलमार्ग की बात करते हैं तो जलमार्ग तो इतना कुछ विकसित है नहीं, खाली मतलब हम बोल सकते हैं कि एडवेंचर के लिए राज्य में नाव वगैरह देखने को मिलती है, वो गंगा तट पे हो, ऋषिकेश के ऊपर का एरिया हो, या उसके अलावा हमारा अन्य जगहों पे ऐसे हमारे कोई जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग ऐसे एक बोल सकते हैं नियमित जलमार्ग जो है वो वाटरवेज बोलते हैं ना, जैसे वाटरवेज होता है, ठीक है, भारत में होता है। जैसे कि जो हमारा हल्दिया वाला वाटरवेज है, जलमार्ग है, जिसको कि दर्जा दिया गया है वाटरवेज का, ऐसे टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड में परिवहन तंत्र। और देखिए एक रिवीजन पर्पस से टॉपिक दिया गया था, वैसे ये टॉपिक उतना, देखिए मैं परीक्षा वाणी का आपका रिवीजन तो करवा रहा हूँ, लेकिन परीक्षा वाणी में कुछ ऐसे टॉपिक होता है जो आपने स्वयं पढ़ने होते हैं, स्टैटिक टॉपिक है, बस इनको एक बार पढ़ के कोई भी समझ लेता है। कुछ ऐसे टॉपिक जिनको समझाना पड़ता है वो देने में मज़ा भी आता है, ठीक है। ये रैंडम टॉपिक होते हैं, ऐसे आपको सीधे आके बताना पड़ता है, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता है। तो जाने से पहले चलिए आप सभी के लिए एक संदेश, आप सभी के लिए एक मैसेज जो आप फॉलो करेंगे और दूसरों को भी वितरित करेंगे और मोटिवेट करेंगे इसके लिए कि जीवन में पेड़ लगाना है, क्योंकि ये जहान रहेगा तब ये जान रहेगी। ये अब उल्टा हो गया भाई, जान है तो जहान है, अब भूल जाओ। जब ये जहान होगा पेड़ों का, वातावरण का, इकोलॉजी का, तब ये जान है। दिल्ली में पॉल्यूशन देखो, लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, ऐसा ही हमारा शहर भी हो सकता है कल के दिन, ठीक है। हमारे प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है अगर पेड़ों की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करना है। बाकी सभी लोगों को बोलना है कि जब भी उत्तराखंड विजिट करने आते हैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मिलूंगा मैं आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। और हाँ, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा आज से यानी कि 21 नवंबर से हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पे वीडियो एग्जाम के लिए 11 ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फिर से शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट पहले लिए थे वो लोग भी लें, जिन लोगों ने नहीं भी लिए थे वो लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं हालांकि बोलना चाहूँगा बिना 50 प्रैक्टिस सेट लिए इनको मत लेना, क्योंकि इनका जो लेवल बनाया गया है बहुत ज़्यादा कठिन बनाया गया है, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। उत्तराखंड के बहुत से अलग क्वेश्चन इसमें दिखेंगे, इसलिए आप सभी लोगों को मैं कब से बोल रहा हूँ कि 50 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं।
ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी। कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करेंगे आगामी एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।